पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने द्रवों में गैसों की विलेयता और द्रवों में द्रवों की विलेयता का अध्ययन किया था, जिसमें दो नियम आए थे, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। आज हम इन दोनों नियमों की तुलना करेंगे। हेनरी का नियम द्रव में गैस की विलेयता पर आधारित है। हेनरी का नियम द्रव में गैस की विलेयता पर आधारित है, जबकि राउल्ट का नियम द्रव में द्रव की विलेयता पर आधारित है। ये दोनों नियम दो अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग प्रकृति के विलयनों के लिए लागू होते हैं। यहाँ हमें इन दोनों नियमों की तुलना करना है। हेनरी का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि किसी द्रवीय विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन के दो घटकों में से एक घटक इतना वाष्पशील है कि यह गैसीय अवस्था में ही उपस्थित होता है। इस स्थिति में इस गैसीय घटक का आंशिक दाब, गैसीय घटक का आंशिक दाब ये इसके मोल प्रभाज x के समानुपाती होता है। या अगर हम सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू KH इंटू x। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक, x मोल प्रभाज या मोल अंश, और ये P जो है गैस का आंशिक दाब है। दूसरा नियम राउल्ट का नियम, जो कि द्रव में द्रव की विलेयता पर आधारित है। इसमें यह बताया गया कि चूंकि दोनों घटक वाष्पशील हैं, ये दोनों घटक गैस तो नहीं है लेकिन वाष्पशील है, तो इनकी वाष्प अवस्था का जो आंशिक दाब है, दोनों गैसों का अलग अलग आंशिक दाब, इसको अगर हम P से दिखाएं तो ये होता है, ये इसके मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P इज प्रोपोर्शनल टू x, या P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x। यहाँ P नॉट समान ताप पर दोनों घटकों की शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब है। ये शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब है और ये विलयन का आंशिक दाब P है। P नॉट शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब और P विलयन का आंशिक दाब। तो विलयन की अवस्था में किसी भी घटक, द्रवीय विलयन के किसी भी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ अगर हम दोनों समीकरणों की तुलना करें, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स और P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स, तो यहाँ P और x तो दोनों में है, KH और P नॉट इन्हीं में अंतर है। अर्थात ये हेनरी स्थिरांक और P नॉट ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, उसी ताप पर जिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर P नॉट और KH का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों समीकरणों में समानता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम ये जो है, ये हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है। जब विशेष स्थिति में जब KH का मान P नॉट के बराबर हो जाता है, तब ये राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों एक समान हो जाते हैं। अब हम इसके बाद द्रवों में ठोस पदार्थों की विलेयता का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने द्रवों में गैसों की विलेयता का अध्ययन किया, द्रवों में द्रवों की विलेयता का अध्ययन किया। अब तीसरा जो टॉपिक होगा उसमें द्रव में ठोस पदार्थों की विलेयता का अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है द्रवों में ठोस पदार्थों की विलेयता। द्रवों में ठोस पदार्थ का विलयन। हम तीसरे प्रकार के विलयन, जिसमें द्रवों में ठोस पदार्थ घोले जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। अनेक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो द्रवों में घुलनशील होते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, या शर्करा है। शर्करा
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। तो शर्करा की तो परिभाषा ही जल में घुलनशीलता पर आधारित है। या तीसरा, अन्य बहुत से पदार्थ जैसे अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, या ग्लूकोज है, ये अनेक पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ये सभी पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। इसी प्रकार आपको बताया गया कि कार्बनिक विलायकों में जैसे बेंजीन में बहुत से पदार्थ घुलनशील होते हैं। या आपने पढ़ा है इसके पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये दोनों कार्बनिक विलायक हैं। इसमें जैसे आयोडीन है, I2 है, नेफ्थालीन, इस तरह के पदार्थ कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये ठोस पदार्थ हैं जो द्रव में विलय हैं। इसी प्रकार ये ठोस पदार्थ हैं जो जल में विलय हैं। एक अकार्बनिक विलायक है और दूसरा कार्बनिक विलायक है। दोनों प्रकार के विलायक द्रव हैं और ये जो विलेय पदार्थ हैं वो ठोस पदार्थ हैं। यह देखा गया कि किसी भी द्रव के जो अणु होते हैं, अगर हम आणविक व्याख्या करें, अगर हम किसी बर्तन में कोई द्रव ले लें, तो मान लीजिए इस तरह से किसी बर्तन में द्रव ले लिया गया, प्रत्येक ताप पर प्रयोगों द्वारा देखा गया कि द्रव के अणु सतह छोड़ करके वाष्प की दशा में आने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह क्रिया कहलाती है वाष्पन। द्रव में वाष्पन की क्रिया होने की प्रकृति होती है। इसी प्रकार जो ये गैसीय अवस्था है, ये परस्पर जब इनकी ऊर्जा कम होती है तो ये लौट करके पुनः द्रव में चेंज होते हैं। तो इस घटना को कहते हैं द्रवण। जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है, जब कोई द्रव वाष्प में बदलेगा तो इस घटना को कहेंगे वाष्पन। और जब कोई वाष्प द्रव में बदलता है, तो जब उसकी ऊर्जा कम होगी तो वो द्रव में बदलेगा, तो इस घटना को कहेंगे द्रवण। ये वाष्पन ऊपर की ओर हो रहा है, द्रवण नीचे की ओर हो रहा है। और प्रत्येक ताप पर एक ऐसी विशेष अवस्था होती है जिस पर ये दोनों क्रियाओं का वेग या दोनों क्रियाओं की चाल समान हो जाती है। वाष्पन की स्पीड और द्रवण की स्पीड, दोनों स्पीड जब समान हो जाती है तो इस अवस्था को वाष्पन और द्रवण की साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था पर, किसी द्रव के वाष्पन और द्रवण की साम्य अवस्था पर उसकी वाष्प अवस्था का जो दाब होता है, उसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, वाष्प दाब। और यह भी देखा गया कि प्रत्येक ताप पर किसी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है। और अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर अगर हम नीचे से ऊर्जा दें, ताप बढ़ाएं, तो वाष्पन की घटना अधिक होती है, द्रवण की भी होती है। तो इस स्थिति में वाष्प दाब बढ़ जाता है। अगर हम बहुत संक्षेप में कहें तो ताप बढ़ाने पर, गर्म करने पर वाष्प दाब बढ़ता है। यदि हम किसी द्रव का वाष्प दाब लगातार बढ़ाते जाएं, उसको गर्म करते जाएं, तो एक ऐसी दशा आती है, एक ऐसी स्थिति आती है जब उसका वाष्प दाब ऊपर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब वह ताप, स्थिर ताप, जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। आपने क्वथनांक की परिभाषा पढ़ा होगा या पुनः यहाँ भी पढ़ेंगे। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक एक निश्चित ताप है। प्रत्येक द्रव के लिए क्वथनांक एक निश्चित ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, पुनः सुनिए, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और कि कोई भी द्रव क्वथनांक से अधिक ताप तक गर्म नहीं किया जा सकता। क्वथनांक पर ही गर्म करने पर उसकी अवस्था में, द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। अब हम
अभी तक तो यहाँ पर द्रवों के व्यवहार के बारे में पढ़ रहे थे। जब किसी द्रव में हम कोई ठोस पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम होने लगता है। इसका कारण आणविक आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे एक चित्र के माध्यम से आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई शुद्ध द्रव होता है, विलायक होता है, तो उसकी सतह पर केवल विलायक के ही अणु होते हैं। इस तरह से केवल विलायक के अणु, जैसे जल के अणु या बेंजीन के अणु, ये होते हैं शुद्ध विलायक की दशा में। किंतु जब हम उसमें कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन में सतह पर विलायक के अणुओं के बीच बीच में विलेय के भी अणु ये उपस्थित हो जाते हैं। ये मान लीजिए छोटा जो वृत्त है, इसके द्वारा हम विलेय पदार्थ को दिखाएं और बड़े वृत्त द्वारा विलायक को दिखाएं, तो इस तरह से हम पाएंगे कि सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या, जो शुद्ध अवस्था में केवल विलायक ही था, अब यहाँ पर विलेय के भी अणु हो गए बीच बीच में। तो चूंकि विलायक के अणुओं की संख्या ही घट चुकी है, इसलिए इस विलायक का वाष्प दाब भी घट जाएगा। संक्षेप में अगर हम कहें, जब किसी विलायक में कोई ठोस पदार्थ घोला जाता है, द्रवों में ठोसों की विलेयता पर या विलयन पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जब किसी विलायक में कोई ठोस पदार्थ, जैसे जल में नमक या चीनी, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि घोल देते हैं, तो उस द्रव की सतह पर केवल विलायक के अणु न होकर विलेय पदार्थ के भी अणु हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिसके कारण इस विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में यह जो कमी होती है, इसके लिए भी कुछ नियम बताए गए। यहाँ पर आपको जो राउल्ट का नियम बताया गया, उसमें यह बताया गया, ये दो द्रवों के लिए था राउल्ट का नियम। यदि हम राउल्ट का नियम यहाँ पर लगाना चाहें, तो चूंकि एक पदार्थ, एक घटक जो ठोस है, वह तो वाष्पशील ही नहीं है। इसमें वाष्पशील केवल विलायक का ही भाग है। तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P0 इंटू X। यहाँ पर P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P ये जो है विलयन में उपस्थित विलायक घटक का वाष्प दाब है। तो इसको हम इस सूत्र से तुलना करके हम राउल्ट के नियम से इसको रिलेट कर सकते हैं। हम ये पाते हैं कि चूंकि यहाँ पर टोटल अगर हम मोल अंश देखें, तो उसमें विलायक का मोल अंश तो 1 से कम ही होता है, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों के मोल अंशों की कुल मात्रा 1 होती है, एकांक होती है। तो यदि हम इसमें देखते हैं कि कुछ विलेय के भी अणु आ गए, तो यहाँ पर विलायक का जो आंशिक दाब होगा वह पहले से कुछ कम हो जाएगा। अब हम राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हुए द्रवों और ठोस पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज X और Vp वेपर प्रेशर के मध्य ग्राफ खींचेंगे। आपने इसके पहले पढ़ा है। यह ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर X के समानुपाती है, इसलिए यह ग्राफ सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। और इस प्रकार के विलयन में चूंकि ठोस पदार्थ अवाष्पशील हैं, केवल विलायक ही वाष्पशील है, इसलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है वेपर प्रेशर विलायक के लिए ही होगा। यहाँ x इक्वल टू 0 है और यहाँ x इक्वल टू 1। मान लीजिए ये 1 के लिए यहाँ दिखा रहे हैं। तो अगर हम इस लाइन को ऊपर की ओर, y अक्ष को यहाँ पर ऊपर की ओर खींच दें इस तरह से, तो जिस पॉइंट पर ये ग्राफ इस रेखा को काटेगा उस पॉइंट को P0 कहेंगे। जब किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब अधिकतम अर्थात 1 होगा, तो ऐसी स्थिति में वह शुद्ध विलायक होगा और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
जो होगा वो पी नॉट के द्वारा हम दिखाते हैं। इस ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है वीपी और एक्स के बीच ग्राफ खींचने पर, और अधिकतम जो पी नॉट है वह x = 1 के लिए प्राप्त होता है। अब हम द्रव और द्रव के विलयन के व्यवहार पर अध्ययन करेंगे। द्रव विलयन। यदि हम व्यवहार के आधार पर द्रव द्रव विलयन की बात करें तो ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन। और वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन कहते हैं। ये पहला था आदर्श विलयन और दूसरा है ये अनादर्श विलयन। अब हम आदर्श विलयन का अध्ययन करेंगे। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन पहले ही परिभाषित किया गया कि यह राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करता है, किंतु आदर्श विलयन होने के लिए केवल राउल्ट के नियम का ही पालन आवश्यक नहीं है। इसके लिए दो बातें और होनी चाहिए। पहली बात, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन ये शून्य होता है विलयन बनाने पर, और दूसरा डेल्टा वी की वैल्यू भी शून्य होती है। इन दोनों बातों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। डेल्टा एच का अर्थ होता है एंथैल्पी परिवर्तन। यह एंथैल्पी परिवर्तन आप ऊष्मागतिकी पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप संक्षेप में ऐसे समझें कि जब हम दो घटकों को, दो द्रवों को, एक द्रव और दूसरा द्रव, नंबर 1 नंबर 2, दोनों द्रवों को जब हम मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही ऊष्मा उन्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है। दोनों अर्थात वह विलयन बनाने पर, दोनों घटकों का विलयन बनाने पर न तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है और न ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती। ऊष्मा पर संबंधी परिवर्तन नहीं होते। इसे हम डेल्टा एच के रूप में केमिस्ट्री की भाषा में दिखाते हैं। डेल्टा एच का मान शून्य है, अर्थात न ही ऊष्मा निकलती है न तो ऊष्मा लगती है। दूसरा है डेल्टा वी = 0। यहाँ पर आयतन परिवर्तन भी शून्य है। आयतन परिवर्तन शून्य होने का अर्थ है कि जब दो द्रवों को मिलाया जाएगा तो जो विलयन बनेगा उसका कुल आयतन और दोनों द्रवों का अलग अलग आयतन का योग, दोनों आयतन समान होगा, अर्थात इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो प्रकृति में आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, किंतु कुछ विलयन ऐसे हैं जो आइडियल सॉल्यूशन के समकक्ष माने जा सकते हैं, जैसे एन हेक्सेन और प्लस एन हेप्टेन, इन दोनों का विलयन। ये पहला उदाहरण है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन। दूसरा उदाहरण हो सकता है क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन का विलयन। ब्रोमोएथेन दोनों का अगर हम विलयन बना दें तो यह भी आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। तीसरा उदाहरण हो सकता है बेंजीन में अगर हम टॉलुइन मिला दें। ये दोनों द्रव होते हैं, बेंजीन एक द्रव है प्लस दूसरा द्रव होता है टॉलुइन। यदि हम दोनों को मिला दें तो यह भी एक आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। अब हम दूसरे प्रकार का विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? आपको हमने पहले ही बताया कि ऐसे विलयन जो
सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। दूसरा है अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, और ये नियम राउल्ट के नियम से दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहला जो विचलन है उसे कहेंगे धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और दूसरा कहा जाएगा कि ऋणात्मक विचलन। दूसरा है ऋणात्मक विचलन। यदि धनात्मक विचलन होता है तो विलयन का वाष्प दाब, जो कैलकुलेटेड वाष्प दाब होता है, जो होना चाहिए, उससे अधिक हो जाता है। जब वाष्प दाब जो हमें प्राप्त होता है वह कैलकुलेटेड वाष्प दाब से अधिक होगा तो धनात्मक विचलन, और यदि कैलकुलेटेड वाष्प दाब से ये जो वास्तविक वो जो है वाष्प दाब वह कम प्राप्त होता है तो उसे कहेंगे ऋणात्मक विचलन। अब इसको आप एक ग्राफ के द्वारा, चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए विलयन के दो घटक हैं, एक घटक है x ये 1 और दूसरा है 2। अगर हम x के माध्यम से यहाँ दिखाएं, मान लीजिए इस तरह से एक ग्राफ हमें प्राप्त होना चाहिए था सीधी रेखा के रूप में। यदि x1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 1 मान लें, तो इस तरह का ग्राफ वेपर प्रेशर यहाँ पर दिखाते हैं। दूसरा ये x2 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू ये 0 है, तो ये दूसरा ग्राफ हमको इस तरह से प्राप्त होता है। इस प्रकार के ग्राफ आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और इन दोनों घटकों के लिए जो संपूर्ण वाष्प दाब होगा वो एक सीधी रेखा के रूप में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होता है। ये x2 इक्वल टू 1 है, अर्थात यहाँ पर P02 और यहाँ पर P01 से अधिकतम ये वाष्प दाब हम दिखाएंगे, और जो ये टोटल वाष्प दाब की रेखा प्राप्त होगी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। यदि धनात्मक विचलन होता है तो यहाँ पर ये ग्राफ सीधी रेखा के रूप में न प्राप्त होके ऊपर की ओर विचलन करते हुए यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ से भी ये इस तरह से, ये सभी ग्राफ अपने आइडियल व्यवहार से ऊपर की ओर विचलन दिखाते हैं। और दूसरा जो ग्राफ होगा वहाँ, इसको भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से। यदि इसको x इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1, यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0 दिखा दें, तो अगर हम ये यहाँ पर P2 दिखाएं, P02, और यहाँ पर कहीं दिखा दें P01, तो यहाँ से एक ग्राफ इस तरह से सीधी रेखा के रूप में, ये दूसरा लाइन सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होना चाहिए। टोटल वेपर प्रेशर ऐसे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस ग्राफ में हमें समझाना है कि ऋणात्मक विचलन मिल रहा है, तो ऋणात्मक विचलन होने पर यह ग्राफ इस तरह से नीचे की ओर ये शिफ्ट कर जाता है। इस तरह से प्रत्येक लाइन नीचे की ओर कर्व हो जाती है। तो यहाँ धनात्मक विचलन, यहाँ ऋणात्मक विचलन। अब प्रश्न ये है कि ये विचलन क्यों प्रदर्शित होते हैं, क्यों प्राप्त होते हैं। यदि हम इस विलयन के लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए दोनों घटकों को, मान लीजिए प्रथम घटक 1 के लिए ए संकेत से ए के अणुओं को दिखाएं और बी संकेत से दूसरे द्रव के अणुओं को दिखाएं, तो ए के बीच जो इंटरेक्शन है, ए के बीच जो आकर्षण है,
और ए बी के बीच जो आकर्षण है ये तो शुरू में था, किंतु जब इन दोनों पदार्थों का विलयन बनाएंगे तो ए और बी के बीच का आकर्षण इस तरह से ए और बी के बीच का इंटरेक्शन हो जाएगा। ए बी इंटरेक्शन ये विलयन के लिए है और ये दोनों इंटरेक्शन ए और बी ये विलायक के लिए है। अब यदि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन कम होता है, अर्थात ए और बी के बीच आकर्षण कम है, ए और बी के बीच आकर्षण अधिक है, यदि दोनों के विलयन बनने पर आकर्षण कम होता है तो उसमें दोनों के अणुओं में ए और बी में पलायन करने की प्रवृत्ति होगी, अर्थात वो ऊर्जा पा करके विलयन से बाहर निकलने की प्रवृत्ति होगी उन दोनों में, और उनका वाष्प दाब बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ा होगा और विलायकों का भी वाष्प दाब विलयन की दशा में बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर ये पहले प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। यदि इसके विपरीत प्राप्त होता है, मान लीजिए इसके विपरीत जो घटना है, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ये कम है, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन अधिक है, विलयन के दोनों घटकों के बीच आकर्षण अधिक है, तो विलयन बनाने पर वे दोनों आकर्षित होकर के वाष्प की दशा में बदलने की प्रवृत्ति कम रखेंगे। इस प्रकार से विलयन का जो टोटल वाष्प दाब होगा वह कैलकुलेटेड वैल्यू से कम हो जाएगा। ऐसी दशा में दूसरे प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये है, इस प्रकार का ये धनात्मक विचलन किस प्रकार के विलयन प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक विचलन भी किस प्रकार के यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए एक एक उदाहरण यहाँ पर दे देते हैं। आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं, आप वहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं भी आपको एक दो उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एथिल एल्कोहल पहला एग्जाम्पल है। ये जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है एथिल एल्कोहल, इसमें यदि हम एसीटोन मिला दें, एसीटोन, तो यह जो एग्जाम्पल है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत जो दूसरा उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, ये इसका पहला उदाहरण यहाँ भी दे रहे हैं ऋणात्मक विचलन के लिए। इसमें एनिलीन में यदि हम क्लोरोफार्म मिला दें, क्लोरोफार्म, तो एनिलीन और क्लोरोफार्म का जो मिश्रण है ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसी तरह से अगर हम एसीटोन में, यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में अगर हम एसीटोन मिला दें, एसीटोन, तो ये जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यहाँ एक और एग्जाम्पल, जैसे सेकंड है, मान लीजिए एनिलीन में यदि हम एनिलीन में यदि हम एसीटोन, एनिलीन प्लस एसीटोन मिला दें तो ये ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण हो सकता है। इसके बाद एक अंतिम टॉपिक है आज का, जो इस आज के वीडियो लेक्चर के लिए अंतिम टॉपिक मैंने चुना है, वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगला जो टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अनेक ऐसे विलयन होते हैं जिनकी वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का संघटन एक समान होता है। ऐसे विलयन को या ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ऐसे विलयन के दोनों घटकों को हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म करेंगे तो वाष्प की अवस्था प्राप्त होगी, वहां भी दोनों घटकों का संघटन एक समान होगा,
अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, और दूसरा जो है वो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये थोड़ा लिखना हो गया ज्यादा। न्यूनतम क्वथनांकी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए, क्वथनांक अगर कम हो रहा है, इसका अर्थ है कि उस विलयन में वाष्प में जाने की प्रवृत्ति अधिक है। वाष्प में जाने की प्रवृत्ति अधिक होने का अर्थ है कि यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रसिद्ध करते हैं। और जो दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी, इसका क्वथनांक चूंकि बढ़ा हुआ रहता है, और बढ़ा हुआ इसलिए होता है क्योंकि ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रसिद्ध करते हैं। इनका वाष्पदाब घटने के कारण इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यह देखा गया, प्रयोगों द्वारा पाया गया कि लगभग 95.6% एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल और शेष जल 4.4% ये H2O, इन दोनों का मिश्रण जो है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसका जो क्वथनांक होता है इन दोनों का, वो लगभग 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। अर्थात हम जब गर्म करेंगे इन दोनों के मिश्रण को तो 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों की वाष्प प्राप्त होगी, और वाष्प की दशा में दोनों का कंपोजिशन समान होगा, द्रव के समान होगा। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात करें, उदाहरण दें तो यहाँ पर ये लगभग 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 और प्लस 32% H2O, इनका मिश्रण जो होता है ये भी एक प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। अधिकतम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का ये उदाहरण है। और इसका जो क्वथनांक होता है वो लगभग 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।